देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33 जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस शाम मैं बहुत गुस्से में था। लाइफ में साला कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। मैं अपनी किस्मत को कोसते हुए घर ही लौट रहा था कि किसी ने मुझे पीछे से आवाज देते हुए कहा, सुनो जरा रुकना। वो आवाज किसी बेहद खूबसूरत लड़की की थी जिसका अंदाजा मैंने उसकी सुरीली आवाज से लगा लिया था। मैं बस उसी की ओर पलटने ही वाला था कि उसने कहा, पीछे मत पलटना नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर मैं वहीं थम गया। फिर वो लड़की मेरे कान के पास अपना मुंह लाते हुए बोली, मैं तुम्हारे लिए हर चीज कर सकती हूँ, लेकिन बदले में मेरी 2 शर्तें हैं। पहली की हर इच्छा पूर्ति के बाद तुम्हें भी बदले में मेरा काम करना होगा, वो भी बिना किसी सवाल के। और दूसरी शर्त, तुम मुझे कभी पीछे पलटकर नहीं देखोगे। इस पर मैंने उससे कहा, अगर देख लिया तो? मैंने इतना कहा ही था कि उसने अपना एक हाथ मेरे सामने किया। जब मैंने उसके हाथ की ओर देखा तो मेरी तो आंखें फटी की फटी ही रह गई। मेरा पूरा शरीर एकदम से सुन्न हो गया और मेरे रोंगटे पूरे खड़े हो गए। दरअसल उसके हाथ में किसी का कटा हुआ सिर था। वो लड़की वो सिर मुझे दिखाते हुए बोली, इसने भी पीछे मुड़कर देखने की गलती की थी तो इसका ये अंजाम हुआ। तुम ऐसी गलती मत करना, तुम्हारा भी कुछ ऐसा ही हर्ष होगा। मेरी तो सच में किस्मत ही खराब चल रही थी। पहले क्या मुसीबतें कम थी जो ये जानलेवा मुसीबत मेरे पीछे पड़ गई। हालांकि मैं उस वक्त बहुत डरा हुआ था, मगर मुझे किसी तरह से पीछा तो छुड़ाना ही था। तो मैंने उससे कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, मगर अभी नहीं, कल इस बारे में बात करते हैं। मैंने इतना बोला ही था कि वो लड़की वहां से एकदम से गायब हो गई। मैंने डरते डरते पीछे पलटकर देखा तो वहां दूर दूर तक कोई भी नहीं था। फिर मैं तुरंत ही वहां से सीधे अपने घर आया। घर पहुंचने के बाद भी मेरे हाथ पैर थर-थर कांप रहे थे। मैं रात भर उसी लड़की के बारे में सोचता रहा। मुझे लगा था कि मेरा उससे अब पीछा छूट गया है, मगर ऐसा नहीं था। मुसीबतों की तो अभी शुरुआत भरी हुई थी और अभी तो बवाल होना बाकी था। अगली सुबह जब मैं नहा धोकर शीशे के सामने अपने बाल बना रहा था तो मैंने देखा कि मेरे ठीक पीछे एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी है। मैं झट से पीछे पलटकर देखने ही वाला था कि उसने बोला, ये गलती भूलकर भी मत करना। उसकी आवाज सुनते ही मेरे तो पैर फिर से एक बार थरथराने लगे। मैं उसकी आवाज सुनते ही समझ गया कि ये वही लड़की है जो कल रास्ते में मिली थी। फिर मैं उसे हकलाते हुए बोला, तुम यहाँ? इस पर वो बोली, मैं तो कल रात से ही तुम्हारे साथ ही हूँ और अब तुम्हारे साथ ही रहूंगी। ये सुनकर तो मेरा माथा ही घूम गया। मुझे अब बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। मैं मन ही मन यही सब सोच रहा था कि वो मेरे करीब आई और मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा। उसका हाथ बहुत ठंडा और बहुत ही भारी महसूस हो रहा था। मैंने किसी तरह तिरछी नजर से उसके हाथ की ओर देखा तो वो सिर्फ हड्डियों का पंजा था जिससे थोड़ा थोड़ा मांस लटक रहा था, मगर वही हाथ शीशे में बेहद खूबसूरत नजर आ रहा था। मैं थोड़ा 2 कदम उससे दूर जाते हुए बोला, अभी तो मुझे ऑफिस जाना है, शाम को लौटकर बात करते हैं ना। इस पर वो बोली, अब तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, तुम बस मुझे बताओ क्या चाहिए तुम्हें, अभी इसी वक्त मिल जाएगा। मैं तो समझ गया था कि इससे कोई भी चीज मंगवाना बड़ी मुसीबतों को दावत देने के बराबर होगा। लिहाजन मैं किसी बहाने से उस वक्त ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस में पहुंचते ही काम के लोड के कारण मैं घर वाली मुसीबत के बारे में एकदम से भूल गया और मैं अपने अप्रेजल के बारे में सोचने लगा। हमेशा की तरह इस बार भी ऐसा लग रहा था कि इस बार भी
चमचों की ही तरक्की होगी। हम तो काम करने वाले गधे हैं। काश कोई हमारी भी सुनता और हमारा भी प्रमोशन हो जाता। खैर, काम करते करते जब घड़ी पर नजर डाली तो 6 बजने वाले थे। तब तक बॉस के चमचे ऑफिस से जा चुके थे और कुछ मेरी तरह मेहनती अभी भी काम में लगे हुए थे। 6 से 7 बजे अब स्टाफ में मैं ही अकेला बैठा था। ऐसा भी नहीं था कि मेरे पास काम था, ये मैं बॉस को दिखाने के लिए रुका था। दरअसल मेरे दिमाग में वही लड़की घूम रही थी जो मेरे पीछे पड़ी थी। मेरी जरा सी भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं अब घर जाऊं और उस लड़की का सामना करूं, क्योंकि अभी तक मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था कि वो कौन है। और सबसे जरूरी बात यह थी कि वो मुझसे क्या चाहती है। कि तभी बॉस के केबिन से मुझे आवाज आई, और प्रवेश आना जरा। मैं तुरंत ही बॉस के केबिन में गया। बॉस मुस्कुराते हुए बोले, क्या बात है, तुम गए नहीं अब तक? कुछ ज्यादा ही काम है क्या? इस पर मैं थोड़ा रुक के बोला, हाँ था सर, मगर अब काम खत्म हो गया है, मैं बस अब जाने ही वाला था। इस पर बॉस ने कहा, बैठो जरा, तुमसे कुछ बात करनी है। बॉस के कहने पर मैं बैठ गया। फिर बॉस ने कहा, मैं तुम्हें और तुम्हारे काम को पर्सनली नोटिस कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ और इस बार तुम्हारा प्रमोशन पक्का है। ये सुनने के बाद मेरे चेहरे पर इतनी खुशी छा गई जो आज से पहले कभी नहीं छाई थी। मैं अपने बॉस को थैंक यू सर कहे जा रहा था। मैं कुछ ही देर बाद केबिन से बाहर निकला और अपनी सीट पर आकर मन ही मन सेलिब्रेट करने लगा कि तभी मेरे कान के पास कोई आकर बोला, जो तुम चाहते थे वो पूरा हो गया ना। वो आवाज सुनते ही मेरी सारी खुशियां एकदम से मर सी गईं। मैं हकलाते हुए बोला, तो तुम यहाँ? इस पर वो बोली, हाँ, मैंने तुमसे कहा तो था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी और मैंने तुम्हारी प्रमोशन वाली इच्छा भी पूरी कर दी है। अब तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। इससे पहले मैं उसके बारे में बात करता कि वो लड़की एक बार फिर गायब हो गई। मैंने बड़े ही उदास और डरे मन से अपना बैग उठाया और ना चाहते हुए भी घर की ओर चल दिया। घर पहुंचने से पहले रास्ते में एक पान वाले भैया की दुकान पड़ती है जिनसे मेरी अच्छी खासी जान पहचान है। हालांकि मैं खुद पान नहीं खाता, मगर वो पान वाले भैया ने मेरी बिना बोले ही बहुत मदद की है। घर जाते वक्त जब उनकी नजर मेरी झुके हुए कंधे पर पड़ी तो उन्होंने मुझे आवाज देते हुए कहा, अरे प्रवेश भैया, ऐसे कैसे बिना मिले ही जा रहे हो? जरा तनिक हमारे लिए भी टाइम निकालो भैया। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने मेरे चेहरे को देखते हुए कहा, क्या बात है, बड़े परेशान लग रहे हो? इस पर मैंने जवाब देते हुए कहा, वो मेरा प्रमोशन हो गया है। ये सुनते ही वो मेरे कंधे पर हाथ मारते हुए बोले, अरे बुर्बक, ये तो बहुत खुशी की बात है, तो तुम काहे ऐसा उजड़ा हुआ मुंह बनाए हो? फिर जब मैंने उन्हें सारी कहानी शुरू से सुनाई तो उनके भी पसीने छूट गए और मेरी बात सुनने के बाद वो बोले, परवेश भैया, आप तो जोरदार मुसीबत में पड़ गए हो। हमें भी नहीं कुछ सूझ रहा है कि अब क्या करना चाहिए। ऐसा करो, अभी हमें थोड़ा वक्त दो, कुछ ना कुछ तो इसका उपाय निकल ही आएगा। और हाँ, अभी आप थोड़ा संभल कर रहो। और ये कहते हुए उन्होंने मुझे घर जाने को कहा और मैं डरा और सहमा उस रात घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद मैं अब उसी लड़की का वेट करने लगा, क्योंकि मैं उससे पूछना चाहता था कि आखिर मैंने कब उससे कहा था कि आप मेरा प्रमोशन करवा दो। खैर, मुझे घर में आए अब 2 घंटे से भी ज्यादा वक्त हो चुका था, मगर वो लड़की अभी तक मुझे दिखाई नहीं दी। और फिर कुछ देर बाद मैं उसका वेट करते करते बेड पर ही सो गया। देर रात मेरी एकदम से आंख खुल गई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ कोई मेरे बिस्तर पर लेटा हुआ है। मैं इससे पहले पलटकर देखता कि उस लड़की ने मेरी पीठ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, मैंने मना किया है ना पीछे देखने से, फिर भी तुम बार बार भूल जाते हो। उसके बाद उस लड़की ने कहा, जैसा कि हमारे बीच तय हुआ था, तुम्हारी हर एक इच्छा पूर्ति के बाद तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा, तो अब तुम वो करो जो तुम्हें मैं करने को कहूंगी। मैं उस वक्त इतना डरा हुआ था कि मैं अपने बिस्तर पर ही किसी मरीज की तरह तड़प रहा था। मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाते हुए उस लड़की से पूछा, मैंने तुम्हें कभी कहा ही नहीं कि तुम मेरी प्रमोशन करवा दो।
वो तो मेरे बॉस ने मेरे काम से खुश होकर मेरा प्रमोशन किया है, ना कि तुमने करवाया है। मेरा इतना कहते ही वो अपनी उंगली मेरे पीठ में धंसाते हुए बोली, अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है? अगर ऐसा होता तो तुम्हें कब का प्रमोशन मिल जाना चाहिए था, है ना? क्योंकि तुम तो अपना काम पहले दिन से ही अच्छे से कर रहे हो। मैं समझ गया था कि अब मैं फंस गया हूं। अब ना जाने ये मेरे को क्या करने को कहेगी। मैंने उस लड़की से बड़ी धीमी आवाज में कहा, अगर मैंने काम करने से इनकार कर दिया तो इस पर उस लड़की ने मुझसे कहा, अपने बेड के नीचे झांक कर देखो। जब मैंने पलंग के नीचे देखा तो पाया कि वहां बहुत सारे कटे हुए सर पड़े हैं जिनकी आंखें नहीं हैं। ये देखते ही मैं एकदम से उठकर बैठ गया। फिर वो लड़की मेरे कान के पास आकर बोले, चलो। जब मैंने उसके मुंह से चलो सुना तो मैं एकदम से बोल पड़ा, अभी इसी वक्त। मैंने इतना कहा ही था कि उसने अपने हाथों से मेरी आंखें बंद कर दी, जिससे मैं अब कुछ देख नहीं पा रहा था कि तभी जोरों की ठंडी हवाएं चलने लगी। आसमान में बिजली कड़कने की आवाजें सुनाई देने लगी और मैं ठंड से कांपने लगा। फिर उस लड़की ने जैसे ही अपना हाथ मेरी आंखों से हटाया तो मैंने पाया कि मैं अब अपने घर में नहीं बल्कि किसी जंगल में खड़ा हूं, जहां का मौसम बहुत खराब है। आसमान में छाए काले बादलों को देखकर ऐसा लग रहा था कि कभी भी बारिश हो सकती है। तभी उस लड़की ने कहा, अब जो मैं तुम्हें कह रही हूं वो ध्यान से सुनना। यहाँ से कुछ दूर जंगल के बीचों बीच एक कुआं मिलेगा। उस कुएं में एक कब्र है और उसे खोदने के बाद जो भी चीज तुम्हारे हाथ लगे वो सीधे मेरे पास लेकर आना। और हाँ, जब तुम उस कुएं के पास पहुंचोगे तो तुम्हें बहुत सी शक्तियां रोकने की कोशिश करेंगी। जब तक तुम उन पर ध्यान नहीं दोगे तभी तक तुम जिंदा रहोगे, और जैसे ही उन पर तुम्हारा ध्यान गया तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देंगी। ये सब सुनने के बाद ये तो साफ था कि मेरा मरना तो तय था, चाहे उन शक्तियों के हाथों मरूं या फिर इस लड़की के हाथों से। लिहाजन मैं बिना कोई सवाल किए उस कुएं की ओर चल दिया। जब मैं उस कुएं की ओर बढ़ ही रहा था तो मुझे वहां पर बहुत सारी लाशें नजर आ रही थी। कुछ तो बहुत बुरी तरह से सड़ ही चुकी थी, तो कुछ अभी भी ताजा लग रही थी। मैं चलते चलते अब जंगल के काफी अंदर आ चुका था और तभी बारिश भी शुरू हो गई। रास्ता तो पहले से ही बहुत खराब था, ऊपर से ये बारिश ने रही सही कसर भी निकाल दी। उस वक्त मैं नंगे ही पैर था। कुछ और दूर जाने पर मुझे वो कुआं नजर आया। मैं अभी उस कुएं की ओर बढ़ा ही था कि मुझे लगा कि मेरे साथ अब और भी बहुत से लोग हैं, मगर मैं उन्हें पलटकर देख नहीं सकता था, क्योंकि जैसा कि उस लड़की ने कहा था कि जैसे ही मैंने किसी की ओर ध्यान दिया तो वहीं सारा खेल खत्म हो जाएगा। मैं उसी रफ्तार में चलता हुआ उस कुएं के पास पहुंचा। जब कुएं के अंदर झांक कर देखा तो वो कुआं बहुत ही ज्यादा गहरा था। मैं अभी यही सोच रहा था कि अब इस कुएं के अंदर कैसे उतरूं कि तभी पीछे से आवाज आई, अरे कूद जा अंदर, कुछ नहीं होगा। इसके बाद फिर एक आवाज आई जो थोड़ी अलग थी, जिसने कहा, अरे वहां बहुत बड़ी रस्सी है, उसकी मदद से उतर जा। इसी तरह से वहां पर बहुत सी अलग अलग आवाजें गूंजने लगी थी। वो आवाजें इतनी सारी थी कि मैं उन आवाजों के चलते सोच ही नहीं पा रहा था कि मैं कुएं में कैसे उतरूं। मैं अभी यही सोच रहा था कि कुएं में कैसे उतरूं कि अचानक से मुझे पीछे से बहुत जोर का धक्का लगा, जिस वजह से मैं उस कुएं में जा गिरा। गिरते ही कोई बड़ी नुकीली सी चीज मेरी एक आंख में घुस गई, जिस वजह से मेरी एक आंख फूट गई। पूरे हाथ में खून ही खून, और दर्द ने तो मेरी रही सही हिम्मत भी खत्म कर दी थी। मगर मैं अभी भी होश में था। चोट तो मुझे बहुत लगी थी, मगर आंख के दर्द के सामने बाकी का दर्द पता ही नहीं चल रहा था कि इसी बीच मुझे कुछ सुनाई दिया, जैसे कि कुछ जोरों से धड़क रहा हो। जब मैंने किसी तरह अपने आसपास देखने की कोशिश की तो मुझे एक काला सा बॉक्स नजर आया, जिसमें से वो धड़कने की आवाज आ रही थी। जब उसे मैंने खोलकर देखने की कोशिश की
तो पाया कि वो पूरी तरह से सील्ड है, तो उसे मैं खोल नहीं सकता था। लिहाजन अब मुझे ऐसे ही उस बॉक्स को पूरा उठाकर लेकर जाना होता। फिर मैंने कुएं की दीवारों पर देखा तो उस पर बाहर जाने के लिए सरिये वाली सीढ़ियां बनी थी, मगर फिर भी मेरा उस कुएं से बाहर निकलना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि एक तो पहले से ही मुझे बहुत चोट आई थी, ऊपर से उस बॉक्स को साथ लेकर ऊपर चढ़ना बहुत ही मुश्किल था। मगर किसी तरह मैंने उस कुएं से बाहर निकलना शुरू किया, मगर निकलते वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बॉक्स धीरे धीरे भारी हो रहा है। मगर मैं किसी तरह उस बॉक्स को लेकर बाहर निकला और कुएं से बाहर आ गया। जैसे तैसे करके मैं वहां से जाने लगा, मगर उस बॉक्स का वजन अब काफी ज्यादा बढ़ चुका था। अब मैं उसे अपने दोनों हाथों से भी नहीं उठा पा रहा था। ऊपर से मेरी फूटी आंख से खून भी बहे जा रहा था। आखिरकार मुझे उस बॉक्स को जमीन पर ही रखना पड़ा। जैसे ही मैंने उस बॉक्स को जमीन पर रखा कि बहुत सारे अजीब से साए मेरे चारों तरफ मंडराने लगे। हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई, जिस वजह से अब मुझे सांस लेने में भी काफी दिक्कत होने लगी। मैं समझ गया था कि इस बॉक्स को बिना लिए जाना मतलब कि अपनी जान छोड़ने की तरह होगा। जब मुझे लगा कि वो बॉक्स मैं नहीं उठा पाऊंगा, तो मैंने उस बॉक्स को ढकेलना शुरू कर दिया। और जैसे ही मैंने उस बॉक्स को हाथ लगाया कि वो सारे साए एकदम से गायब हो गए और मैं धीरे धीरे उस बॉक्स को ढकेलता हुआ उसी जगह पहुंचा जहां उस लड़की ने मुझे छोड़ा था। मैं वहां पहुंचते पहुंचते लगभग बेहोश हो गया था। मेरी आंखें बंद होने लगी थी कि तभी वो लड़की मेरे कान के पास आकर बोली, उठो। उसके इतना बोलते ही मेरी आंखें खुली। मैंने बॉक्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये लो, मैंने तुम्हारा काम पूरा कर दिया। उस बॉक्स को देखने के बाद वो बोली, अभी काम पूरा नहीं हुआ है। तुम बॉक्स तो ले आए हो, मगर मुझे बॉक्स नहीं बल्कि उसमें जो चीज है वो चाहिए। तुम उसे बाहर निकालो। मगर उस वक्त मैं कुछ बोलने तक की हालत में नहीं था। फिर उस लड़की ने मेरी आंख पर हाथ रखा और जब उसने अपना हाथ हटाया तो मैं वापस अपने घर में था, वो भी बिल्कुल ठीक ठाक। अपने आप को सही सलामत देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अभी अपनी उस आंख को देख ही रहा था जो कुछ देर पहले फूटी हुई थी कि तभी मेरा ध्यान धड़कने की आवाज पर गई। पीछे पलट कर देखा तो वही बॉक्स था जिसमें से वो धड़कने की आवाज आ रही थी। मैं उस बॉक्स को अब खोलने की कोशिश करने लगा, मगर वो बड़े ही अजीब ढंग से पूरा सील्ड था। उस पर कुछ लिखा हुआ भी था, मगर वो जिस भाषा में लिखा हुआ था वो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर था। लिहाजन मैं कुछ औजार लेकर वो बॉक्स तोड़ने की कोशिश करने लगा। आधे घंटे की मेहनत के बाद वो बॉक्स खुला। बॉक्स खुलते ही मेरी नजर उस धड़कती हुई चीज पर पड़ी जो एक काला दिल जैसा था, जो लगातार धड़के ही जा रहा था। साथ ही उस बॉक्स में एक मोटा सा धागा भी था। मैं अभी उस काले दिल को हाथ लगाने ही वाला था कि वही लड़की मेरे पीछे से बोली, अब जल्दी से वो दिल मुझे बॉक्स से निकाल कर दे दो। मैं उसके कहे अनुसार उस बॉक्स में से दिल निकालकर उसे देने ही वाला था कि मेरा फोन बज गया। जब मैंने फोन की ओर देखा तो पाया कि पान वाले विनोद भैया फोन कर रहे हैं। मुझे लगा कि जरूर कोई जरूरी बात होगी, इसलिए मैंने फोन उठाया। फोन उठाते ही वो बोले, अरे परवेश भैया, हमने सारा पता कर लिया है उस चुड़ैल के बारे में। पहले तो आपको ये करना है कि उससे कुछ भी मांगने की गलती नहीं करिएगा, नहीं तो बदले में वो आपको कुछ लाने के लिए कहेगी। कहते हैं जो भी आज तक वो चीज लाने के लिए गया है ना, वापस जिंदा नहीं लौटा। इस पर मैं भारी मन से बोला, मगर मैं तो वो चीज ले भी आया हूं, और वो चीज एक काला सा दिल है जो एक बॉक्स में था। ये सुनते ही विनोद भैया ने कहा कि अरे बाप रे, ये क्या गजब कर डाले तुम। फिर वो थोड़ा रुकने के बाद बोले, अच्छा एक बात बताओ, उस दिल के साथ और कुछ भी होगा धागा जैसा? मैंने बोला, हाँ एक मोटा सा धागा है। फिर उन्होंने कहा, अब तुम उस दिल को उस चुड़ैल को भूल कर भी मत देना, और तुम्हें वो धागा
उस चुड़ैल को बिना देखे ही उसके गले में बांधना होगा, तभी तुम इस मुसीबत से बच पाओगे, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तभी वो लड़की यानी चुड़ैल बहुत गुस्से में आ गई और चिल्लाते हुए मुझसे बोली, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रही हूं? तभी इसी बीच मैंने एक बात नोटिस की कि वो चुड़ैल मेरे करीब नहीं आ रही है। मैंने दिल के साथ उस धागे को भी अपने हाथ में उठा लिया और बोला, ये लो। वो जैसे ही मेरे पीछे पहुंची, मैंने उस दिल को नीचे गिरा दिया और अपना आंख बंद करके पीछे पलटकर उसके गले में वो धागा एकदम से बांध दिया। धागा बांधते ही वो चिल्लाने लगी, मगर मैं अभी भी अपना आंख बंदी करे हुए था। कुछ देर बाद घर में मुझे धुआं धुआं सा महसूस होने लगा और फिर एक गंध के साथ वहां खामोशी छा गई। कुछ देर बाद मैंने डरते हुए अपनी आंखें खोली तो मैंने पाया कि वहां पर बहुत सारी जली हुई राख है जो पूरे कमरे में फैली हुई है। वो दिल भी शायद जल चुका था। उधर मेरे फोन पर विनोद भैया अभी भी हेलो हेलो कहे जा रहे थे और थोड़ी सांस लेने के बाद मैंने विनोद भैया को बाकी की बात बताई। कुछ देर बाद विनोद भैया भी घर पर आ गए थे और मुझे गले लगाते हुए बोले, तुम तो बहुत बहादुर निकले, ऐसी मुसीबत से बाहर निकलना कोई मजाक नहीं है। उसके बाद मैंने वो घर भी हमेशा के लिए छोड़ दिया। पर उस साल तो मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, मगर जब मैंने नौकरी बदली तो अब मुझे पहले से ज्यादा सैलरी मिल रही है। तो दोस्तों, मेहनत से बड़ा कोई जादू नहीं है इस दुनिया में। इस जादू से आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, मगर ये मेहनत वाला भी जादू करना सबकी बस की बात नहीं है। तो दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।